हमने जो एलिमेंट्स के बारे में पढ़े वो फॉर्म के एलिमेंट्स थे जो हम यूज़र से इनपुट कराने के लिए हम उसका यूज़ करते थे एज ए कोड। उसका सिंटेक्स को यूज़ करते थे ताकि वेब फॉर्म में हम कई प्रकार के इनपुट्स के डिज़ाइन को बना सके और वो डिज़ाइन हम ये एलिमेंट्स के थ्रू बना पाते थे। तो अभी तक हमने टेक्स्ट इनपुट देखा, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, है ना, टेक्स्ट एरिया, डेटा लिस्ट, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्ट एलिमेंट्स हमने किया। तो अभी तक हमारे जितने भी एलिमेंट्स हुआ करते हैं वो हमने यहाँ पे फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर जो फॉर्म का सेक्शन चल रहा था अभी तक उसमें हमने सीखा। आज में जो मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली है एट्रीब्यूट्स के ऊपर। मतलब फॉर्म में अभी तक हमने एट्रीब्यूट्स देखे हैं, इनपुट में हमने वैल्यू देखा, आईडी देखा, नेम देखा, ठीक है, ये सब एट्रीब्यूट्स हमने देखे। तो और भी बहुत एट्रीब्यूट्स हैं जो इनपुट एलिमेंट्स हैं फॉर्म के, उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो कौन कौन से इनपुट एलिमेंट है, कौन कौन से इनपुट एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम यूज़ करके और भी फ्लेक्सिबल बना सकते हैं अपने फॉर्म को, है ना। तो उसके बारे में मैं आपको आज वीडियो में ट्यूटोरियल में सिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ और प्रैक्टिस करते रहिए और सीखिए, सिंटेक्स को याद करिए। ओके, तो आप भी अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लीजिए। मैं भी यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरा है विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे ओपन हो गया है। मैं यहाँ पे जो फॉर्म जो HTML जो मैंने लिया था, जो फॉर्म में बना के चल रहा था अभी तक, HTML फाइल वो सेम ही रखूँगा और इसमें जो टाइटल है उसको मैं चेंज कर दूँगा क्योंकि आज मैं इनपुट एलिमेंट्स या एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं टाइटल लिख देता हूँ इनपुट एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स। ओके, तो एज़ यूजुअल हम बॉडी के अंदर ही काम करते हैं और मैं सबसे पहला एट्रीब्यूट जो है, एक तो वैल्यू है। वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि वैल्यू क्या करता है और उसको अपन ने कहीं जगह पे यूज़ भी करके देखा है वैल्यू को। तो वैल्यू एट्रीब्यूट का सिंपल होता है कि कोई भी इनिशियल वैल्यू किसी इनपुट फील्ड को देने के लिए हम लोग वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ करते थे, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कई जगह पे वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। इनपुट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये एट्रीब्यूट्स को आप और किसी जगह यूज़ नहीं कर सकते हो। आप जितने भी एलिमेंट्स मैंने फॉर्म के बताए हैं उन सभी में आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इनपुट एलिमेंट अगर एक लेता हूँ, मान लीजिए मैं फॉर्म लेता हूँ और फॉर्म डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे इसके साथ ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लगेंगे और मैं इसके बीच में एक इनपुट एलिमेंट डाल देता हूँ। ओके, इनपुट आपको पता ही है उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट लगता है। पहले तो टाइप लगता है, मैं टाइप यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसमें आईडी जो है मैं अभी कुछ भी, क्योंकि मैं लेबल नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि वैल्यू हम इनपुट में भी ले सकते हैं। वैल्यू का क्या मतलब होता है। जो मेरी पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में मैंने स्टेप बाय स्टेप HTML टेक्नोलॉजी को पूरी अच्छी तरीके से फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टार्ट से लेके अभी तक का पूरा हमने सफ़र जो तय किया है उसमें आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप बीच में से देखेंगे तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे और आपके आउट ऑफ द बॉक्स चला जाएगी बातें, ठीक है। तो आईडी मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल लेबल नहीं दे रहा हूँ रिलेशन बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं आईडी ले लेता हूँ जैसे कि एफ नेम। ओके, और मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, एफ नेम ही दे देता हूँ इसको। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू भी दे देता हूँ, जैसे वैल्यू एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं तो वैल्यू दे देता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीपक, ओके, तो होगा क्या कि एक टेक्स्ट बॉक्स तो बना आएगा क्योंकि हम इनपुट टाइप जो है टेक्स्ट बॉक्स दे रहे हैं और अभी मैं इसमें एक प्री डिफाइंड वैल्यू दे दी हूँ। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, मैं इसको डिस्पोज करके दोबारा गो लाइव पे जाता हूँ और जैसे मैं लाइव जाऊँगा मेरे इस बॉक्स के अंदर मेरा ऑलरेडी नाम लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वैल्यू यहाँ पे दे के रखा और वैल्यू का मतलब आपको पता है कि हम एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में एक्चुअली में
कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि जिसमें वैल्यू ट्रिगर किया जा सके, इसलिए उसमें वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ करना कंपलसरी होता है, ताकि बैकएंड में किस बटन को क्लिक किया है और किस बटन से कौन सा वैल्यू एट्रीब्यूट लिंक्ड है, उससे वो सर्वर में जो हम PHP भेजेंगे उसमें वो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल जैसे मैंने वैल्यू दीपक दिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे अपने उसमें देखा तो यहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो गया ना। तो वैल्यू एट्रीब्यूट का यही होता है कि आप किसी भी इनपुट एलिमेंट्स में एक इनिशियल वैल्यू देने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हो गया वैल्यू के बारे में, जो ऑलरेडी मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अब अपन एक दूसरा एक एलिमेंट ले लेते हैं, एट्रीब्यूट लेते हैं, जिसको बोलते हैं रीड ओनली एट्रीब्यूट। ओके, रीड ओनली एट्रीब्यूट ये क्या करता है, जो भी फील्ड है उसको रीड ओनली ही रखेगा, है ना। मतलब रीड ओनली का मतलब आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते उसके अंदर की फील्ड को। ठीक है, टैप कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो लेकिन आप उसके मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो कैसे होता है उसको अपन एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं एक मान लीजिए मैं एक लेबल ही दे देता हूँ, ये सेम मैं इसको अपन कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट नेम का ही, और मैं यहाँ पे लेबल लेके चलता हूँ अभी। और लेबल में 4 एट्रीब्यूट मैं यूज़ करता हूँ। 4 एट्रीब्यूट आपको पता है काई के लिए यूज़ करते हैं, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट नेम। ओके, और मैं इसके बाद यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ, और इनपुट में टाइप जो दे देता हूँ वो मैं टेक्स्ट दे देता हूँ। ओके, और टेक्स्ट में मैं जो आईडी अपन सेम दे देते हैं एफ नेम, क्योंकि रिलेशन बनाना है लेबल के साथ इसलिए। और यहाँ पे मैं जो नेम दूंगा वो सेम अपना एफ नेम ही दे देता हूँ। ओके, तो वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे जॉन, है ना, क्योंकि मैं एक इनिशियल वैल्यू इसको दे देता हूँ, या दीपक ही दे देता हूँ। चलिए, ओके, ये हो गया। तो ये मेरा हो गया है अपना वैल्यू, मैंने दे दिया है दीपक, और मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ रीड ओनली। इस एट्रीब्यूट को कोई ज़रूरत नहीं होती वैल्यू की, क्योंकि ये अपने आप में ही एक वैल्यू है। अब मैं यहाँ सेव करके इसको जब इस पे जाऊँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट नेम मेरा आ गया है, लेबल बन गया, और टेक्स्ट बॉक्स एक बन गया है। अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ, कॉपी करना चाहूँ कॉपी कर सकता हूँ, सिलेक्ट करना चाहूँ सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट नहीं होगा। समझ रहे? तो ये रीड ओनली का फ़र्क, ये रीड ओनली का फ़ायदा है कि अगर आप रीड ओनली एट्रीब्यूट अकेले लगाएंगे किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर, तो यूज़र उसको चेंज नहीं कर सकता। कॉपी कर सकता है लेकिन उसको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकता उस डाटा को जो उसके अंदर हमने वैल्यू दिया हुआ है। तो ये कहीं जगह पे काम आता है, या कहीं जगह पे आपको जैसे कुछ आप फॉर्म डिज़ाइन करते हो तो ये एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं काम आता है। अगर आप प्लान करते हैं कि भाई टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो दिया है उसको छेड़छाड़ ना हो, वह एज इट इज़ ही हो, और बाकी चीज़ों में हम यूज़र से इनपुट करा सकें। ठीक है, तो कई जगह पे ये रीड ओनली एट्रीब्यूट काम आता है। तो इन सबको आप समझ के चलिए कि रीड ओनली का मतलब कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। रीड ओनली अपने आप में ही एक मीनिंग से आप समझ रहे हैं कि इसकी कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं। रीड ओनली ऑटोमेटिकली एक एट्रीब्यूट अपना वैल्यू लेके ही चलता है, वो है रीड ओनली करना। सिर्फ आप रीड सकते हो, राइट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो ये है एक दूसरा एट्रीब्यूट इनपुट एलिमेंट के अंदर, और मेरे ख्याल से आप इसको याद करते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। ओके, एक और एट्रीब्यूट है जिसे बोलते हैं डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। डिसेबल्ड एट्रीब्यूट में जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, जैसे नाम लिख रखा है। ओके, अगर मैं रीड ओनली की जगह इसमें डिसेबल्ड एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, डिसेबल्ड, ठीक है, ये ऑप्शन भी दिखा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी देखिएगा ये जो कलर है इसका, देखिए टेक्स्ट बॉक्स का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ भी मैं लिख नहीं सकता, ये डिसेबल्ड है। ठीक है, तो कई जगह पे ये भी काम आता है। तो ये सब नोट करिए कि अगर फॉर्म में कभी ऐसी ज़रूरत पड़े, क्लाइंट को बोले कि भाई इस चीज़ को डिसेबल कर दो, क्लाइंट आपसे बोलता है, क्योंकि एज ए वेब डेवलपर आपको क्लाइंट के हिसाब से डिज़ाइन करना होता है।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और इनपुट एलिमेंट्स में लग सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने वैल्यू बताया, वैल्यू के बाद आपको रीड ओनली एट्रीब्यूट बताया, एक डिसेबल्ड एट्रीब्यूट बताया, ठीक है। ये सब रेस्ट्रिक्शंस एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं, ये सब रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करने के लिए होता है इनपुट फील्ड के अंदर। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, रेस्ट्रिक्शंस के बारे में कुछ बताए थे मैंने, तो वैसे ही ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, रीड ओनली, डिसेबल्ड, ये सब रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए होता है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिसेबल्ड कर सकते हैं किसी भी इनपुट फील्ड को, ठीक है। अब एक होता है आपका, अब हम चौथे एट्रीब्यूट पे चलते हैं, एक होता है साइज़ एट्रीब्यूट, ठीक है। साइज़ एट्रीब्यूट क्या करता है, जो जो विड्थ होता है, सॉरी, ये जो विड्थ होता है, ये जो टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ होता है, क्योंकि अभी हम जो भी लिखेंगे, अगर मैं इसमें से डिसेबल कर हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, और आप वैल्यू देने के बाद भी इसको, सॉरी मैं सेव नहीं किया, 1 मिनट, मैं तो सेव कर देता हूँ और मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, और मैं इसको डिलीट कर कुछ भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू दे दी आप उसको डिलीट नहीं कर सकते मैं, लेकिन यहाँ पे देखिए विड्थ जो है वो इतना ही विड्थ दिखा रहा है, और जैसे ही ये विड्थ के एंड पे हम पहुँच जाएंगे तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर डिसअपियर होने लगेगा, क्योंकि इसमें हम वो नहीं कर सकते, एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जा सकते, हम एक ही लाइन में जा पाएंगे, कंटिन्यूशन में ही रहेगा। तो अब जैसे मान लो कि किसी का नाम बहुत बड़ा है, जैसे मान लो किसी का नाम बहुत बड़ा है, तो हमें इसको विड्थ को थोड़ा चौड़ा करना है, तो हम इसको साइज़ के थ्रू बड़ा कर सकते हैं, साइज एट्रीब्यूट के थ्रू विजिबल विड्थ जो है वो हम बड़ा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए साइज़, शायद मैंने आपको बताया है इस एट्रीब्यूट के बारे में, पर मैंने एक जगह किया भी है इसको। साइज़ मान लीजिए मैं कर देता हूँ 30 और सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरा साइज़, विजिबल विड्थ की साइज़ थोड़ी बढ़ गई है ना। तो अगर ये मैक्सिमम काम आता है एड्रेस वगैरह में, ठीक है। एड्रेस अगर आप किसी से ले, तो एड्रेस क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, विड्थ छोटा देंगे तो विजिबल में नहीं रहता, वो अंदर की तरफ चला जाए। तो विजिबल विड्थ दिखाने के लिए हम थोड़ा सा साइज़ से इनपुट को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है साइज़ एट्रीब्यूट। और एक और होता है आपका, उसको बोलते हैं मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। साइज़ होता है विजिबल विड्थ को कंट्रोल करने के लिए, और एक होता है मैक्स लेंथ। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि भाई जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर चेंज कर देता हूँ, एक अपन पिन नंबर का ले लेते हैं, तो मैं इसको पिन कर देता हूँ। मान लीजिए कि पिन नंबर जो है वो कुछ आपका 4 नंबर का या 5 नंबर का पिन नंबर है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो आपका जो पिन नंबर जो डालने का जो लेंथ होता है उसको मैं कम करना चाहता हूँ। मतलब आदमी तो पिन नंबर तो भाई 5 या 6 डिजिट से ज़्यादा का तो होता नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो भी इनपुट हो वो 6 डिजिट से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा डाल नहीं पाए, जैसे अभी तो मैं यहाँ पे जितना चाहूँ डिजिट डाल सकता हूँ, जैसे मान लीजिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, जितना चाहे मैं डिजिट डाल सकता हूँ। अगर मैं इस नंबर को कंट्रोल करना है, मेरे को इनपुट सिर्फ 6 से ज़्यादा ना हो, उस वक्त हम मैक्स लेंथ का, सॉरी कैपिटल में हो गया, मैक्स लेंथ, ये जो सजेशन भी आ गया है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं मैक्स लेंथ पे मान लीजिए 6 ही कैरेक्टर लेना इनपुट करवाना चाहता हूँ, और यहाँ साइज़ भी मैं 6 लिख देता हूँ, विड्थ जो टेक्स्ट बॉक्स का है। अब मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा, अब मैं यहाँ पे पिन नंबर डाल देता हूँ 454545। अब देखिए कितना है पिन नंबर, 6 पिन नंबर। मैं इसके आगे कुछ भी लिखूँगा वो नहीं लेगा, दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं मैक्स लेंथ लगा चुका हूँ। तो कई जगह पे आपने देखा होगा पिन नंबर वाले फॉर्म जो होते हैं उसमें आप 6 डिजिट सेट किया होता है या 7 डिजिट सेट किया होता है, कंट्री के हिसाब से आप पिन नंबर को सेट कर सकते हैं मैक्स, या द साइज़ ऑफ द कैरेक्टर को, अगर बोला जाए साइज़ ऑफ द कैरेक्टर को आप कंट्रोल कर सकते हैं मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट से, जो भी यूज़र इनपुट करेगा इनपुट एलिमेंट के अंदर, ठीक है। और साइज़ से जो है आप विजिबल विड्थ ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, मतलब ये जो बॉक्स है इसकी विजिबिलिटी
को बड़ा छोटा कर सकते हैं, और मैक्स लेंथ से आप इसके अंदर भरे जाने वाले जो इनपुट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर इसमें आने चाहिए और कितने नहीं। जैसे मैंने 6 दिया है, यहाँ पे मैंने मैक्स लेंथ में 6 दिया है, तो यह 6 से ज़्यादा डिजिट या कैरेक्टर इंक्लूड यूज़र नहीं डाल पाएगा। ओके, और फिर मैंने मिनिमम और मैक्सिमम एट्रीब्यूट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। मिनिमम और मैक्सिमम एट्रीब्यूट क्या करता है, ये अपनी पिछली वीडियो में अपन ने देखे थे कि मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और इसको एग्जांपल की तरह भी मैंने समझाया था। और मल्टीपल एट्रीब्यूट के बारे में भी समझाया था मैंने, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी अगर मैं इसकी वैल्यू को हटा देता हूँ, है ना, वैल्यू हटा देता हूँ, अपन प्री डिफाइंड लेके नहीं चलते हैं, सिंपल इनपुट लेके चलते हैं। और अभी यहाँ पे जैसे कुछ नहीं है, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा तो एक ही लाइन पे जाएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स में तो खैर एक ही लाइन पे जाता है, ठीक है। मैं मल्टीपल की बात कर रहा था। मल्टीपल में क्या होता है कि आपको मैंने बताया था कि मल्टीपल आप एक से ज़्यादा फाइल को सिलेक्ट अगर आपको करना हो, या अपन ने उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में यूज़ किया था मल्टीपल को, एक ही को सिलेक्ट होता था पहले, और अगर अपन को मान लो कि 3-4 एलिमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट से डाटा को सिलेक्ट करना हो तो अपन एक मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाए थे, है ना। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट कहीं जगह इनपुट में भी लगा सकते हो आप, कहीं भी लगा सकते हो, फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर जहाँ उसकी ज़रूरत आन पड़ी हो वहाँ पे आप मल्टीपल एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक टाइप बताया था आपको फाइल, है ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइल लेता हूँ और आईडी वगैरह सेम ही रखता हूँ, और लेबल इसको दे देता हूँ फाइल अपलोड करके, है ना, एक लेबल दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेम भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और मैं यहाँ पे एक मल्टीपल एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, और इसका जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया था इसका कोई वैल्यू नहीं होता। मैं सेव करूँगा तो होगा क्या, एक ऑप्शन बनाएगा, मैं एक फ़ाइल चूज़ करूँगा, मैं एक फ़ाइल कोई भी चूज़ करूँगा, जैसे मान लो कि मैंने कवर लेटर चूज़ किया था पिछली बार, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं और भी फ़ाइल को चूज़ कर सकता हूँ, जैसे मैं बुक 1 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मल्टीपल जो फाइल है, मल्टीपल फाइल आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो 2 फाइलें सिलेक्ट हुई है, एक फ़ाइल सिलेक्ट नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे एक ही फ़ाइल दिखा रहा है क्योंकि वो जो फाइल है ऑलरेडी अटैच हो चुका है हमारे बैक एंड में, ठीक है। तो मल्टीपल मतलब ये काम करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को वो सिलेक्ट कर सकता है इनपुट टाइप्स में। तो इनपुट टाइप्स में मल्टीपल 2 जगह यूज़ होता है, एक तो ईमेल में यूज़ होता है और एक फाइल में यूज़ होता है, ठीक है, इनपुट में। और मल्टीपल हमने बेसिकली सिलेक्ट एलिमेंट में यूज़ किया था, वहाँ पे भी यूज़ आता है। इनपुट वाले एलिमेंट मतलब ये जो इनपुट एलिमेंट है इसमें मल्टीपल आप 2 ही जगह यूज़ कर सकते हो, एक तो फाइल में आप 10 बार आप किसी भी फाइल को अपलोड करा सकते हो, और एक होता है आपका ये क्या कहते हैं ईमेल में। ईमेल में कई बार हमको 10 ईमेल भरना पड़ता है, या हो सकता है आपके पास 3 ईमेल आईडी हो, अगर आप इनपुट कराना चाहते हैं 3 ईमेल आईडी यूज़र इनपुट करना चाहता है, तो हम वो ऑप्शन ईमेल, जैसे अगर टाइप में हम ईमेल दे देंगे तो आपको पता है कि ईमेल का सेक्शन में आना चालू हो जाता है हमारा इनपुट, तो वहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। पैटर्न एट्रीब्यूट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन के टाइम काम आता है। हमने फ़ोन नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स में इसका यूज़ किया था, ठीक है। और एक होता है प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट, ठीक है। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट एक्चुअली क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे टाइप जो है टेल ले लेता हूँ। टेल आपको पता है टेलीफोन के लिए यूज़ होता है, और आईडी भी मैं यहाँ पे टैली कर देता हूँ, और नेम भी यहाँ पे टैली कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे एफ नेम को हटा कर टैली कर देता हूँ क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीफोन, टेलीफोन डालने को, है ना। और मैं यहाँ मल्टीपल हटा देता हूँ, ओके। और मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मेरे टेलीफोन नंबर का वो बन गया। अब पहले अपन क्या देखे थे कि अपन यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, और पैटर्न के हिसाब, पैटर्न अगर अपन करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, यहाँ तो अपन एक लिमिटेशन लगा सकते हैं कि आपको इसी पैटर्न के थ्रू आपको
करना है, बनाना है ना। तो वो पैटर्न मैंने आपको बताया था कैसे अपन करते हैं। प्लेस होल्डर क्या करता है, प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें आप एक एग्ज़ाम्पल वहाँ पे दिखा सकते हैं, और जैसे ही बंदा माउस क्लिक करेगा वो एग्ज़ाम्पल जो फॉर्मेट है वो वहाँ से गायब हो जाएगा। तो प्लेस होल्डर उस जगह के लिए कहते हैं जहाँ पे अपन को दिखाना हो कि भाई आपको इसी टाइप का फॉर्मेट भरना है। तो उसके लिए कुछ नहीं, आप प्लेस होल्डर लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में आप अपना एग्ज़ाम्पल एक सेट कर लीजिए, जैसे मैं देना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 022 है ना, ये मेरा स्टडी कोड है कंट्री का, और 456789 जिस तरीके का नंबर है ना। सेव कर देंगे, तो जैसे ही सेव करेंगे तो इस इनपुट में देखिए एक प्लेस होल्डर बना आ गया है। ये यूज़र को दिखाने के लिए कि आपको यही फॉर्मेट यूज़ करना है, वो समझ जाएगा। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस बॉक्स के अंदर, तो आप अपना टाइप करिए, वो प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा। ठीक है। और रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हम लगा देंगे इसके साथ, अगर हम पैटर्न इसके साथ सेट कर देंगे, ठीक है, तो पैटर्न आपको पता है कि वो पैटर्न अगर हम सेट कर देंगे, तो पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन अपन ले सकते हैं इसमें पैटर्न में। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया था, अगर अपन इसको लेके चले, एक एसटीडी कोड को ही लेके चले, तो एसटीडी कोड में अगर मैं बोलता हूँ भाई कि मेरे को 0 से 9 के बीच में आप कुछ भी ले लो, और मैं इसमें ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन एक दे रहा हूँ और इसमें डाल देता हूँ अपना एसटीडी कोड 3 का है, तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा एक पैटर्न तैयार हो, मैं सेव कर देता हूँ। अभी आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ 0222, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये देखिए बता रहा है प्लीज़ मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट। अगर मैं सिर्फ 3 डिजिट दूंगा और मैं एंटर करूँगा तो मेरा सबमिट हो जाएगा, लेकिन घूम गया था अभी। देखिए अभी आप देखेंगे जैसे मैं एंटर करूँगा 022 को करके, तो ये रोटेट हो रहा है, मतलब फॉर्म सबमिट होने की स्थिति में था। अगर मैं यहाँ पे 044 कर दूँगा तो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि मैंने जो पैटर्न डाला है वो ये डाला है कि भाई आप 0 to 9 कोई भी नंबर ले लो, लेकिन वो 3 डिजिट में होना चाहिए। इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये मैं बाद में समझाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में अपन आएंगे। बस आप ये समझ लीजिए आज के टॉपिक से पैटर्न ये एट्रीब्यूट के ऊपर है, इसलिए मैं एट्रीब्यूट के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब एट्रीब्यूट्स आप नोट डाउन कर लीजिए। प्लेस होल्डर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर एक होता है, एक एट्रीब्यूट होता है, उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या होता है कि ये कंपलसरी कर देता है फॉर्म को, जो भी भर रहा है उसके लिए कंपलसरी कर देता है कि भैया ये फॉर्म, ये जितने इनपुट हैं ये कंपलसरी है, ये आपको भरना ही पड़ेगा, नहीं तो सबमिट ही नहीं होगा आपका फॉर्म। होता है ना, कभी कभी अपन भरते नहीं हैं और स्किप कर देते हैं, सबमिट करते हैं तो एक मैसेज आता है कि ये वाला इनपुट आपने खाली छोड़ा है, इसको भरना कंपलसरी। तो वो कैसे होता है, वो होता है रिक्वायर्ड बटन से, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कोई इनपुट करा रहा हूँ यूज़र नेम, है ना, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यूज़र नेम के लिए हम टेक्स्ट यूज़ करते हैं और पासवर्ड भरवाने के लिए हम टाइप पास लेते हैं, है ना। और मैं इसकी आईडी दे देता हूँ यू नेम, है ना, और 4 का भी मैं रिलेशन बनाने के लिए सेम आईडी देता हूँ जो हमने आईडी में दिया था, और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र नेम, ओके, और इसको भी यू नेम कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ सेव किया तो मेरा यहाँ पे कुछ इस टाइप का फॉर्म बना, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। और मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं एक एक्शन भी दे देता हूँ ताकि आपको सबमिट होते हुए दिखे, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ मान लीजिए कोई फैल देता हूँ action.php दे देता हूँ, चलो, है ना, मैं सेव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे बिना कुछ किए, एंटर किए, बिना कुछ डाले मैं सबमिट कर देता, मैं एंटर दबा देता हूँ, है ना। तो वो जैसे मान लीजिए ये लिया और मैं एंटर दबा दिया तो मेरा सबमिट हो गया है ना। लेकिन यहाँ पे कैनॉट गेट action.php क्यों दिखा रहा है, ये आपको बता चुका हूँ ये क्यों आता है ना।
और अगर मान लीजिए कि मैं इसमें एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ रिक्वायर्ड, है ना, तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डालने से क्या होगा, ये कंपलसरी हो जाएगा कि इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। सॉरी, रिक्वायर्ड ये आ गया है, ठीक है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। अब मैं सेव करूँगा और इसमें बिना कुछ भरे मैं इसको सबमिट बटन अगर यहाँ पे लगा दूँगा, सबमिट बटन अगर यहाँ लगा दूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक मान लीजिए एक सबमिट बटन भी डाल देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं एक सबमिट बटन यहाँ पे डाल देता हूँ। एक इनपुट में टाइप में दे देता हूँ और सबमिट, ओके, सबमिट यहाँ पे दे देता हूँ और वैल्यू भी जो है वो सबमिट दे देता हूँ। ये आपको पता है कि वैल्यू हमको देना पड़ता है, नहीं तो ओके। मैं इसको क्लोज़ कर दिया और मैं इसको अब सेव करता हूँ और अभी आप देखिए मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये एरर बता रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं भरा है। तो क्यों में ऐसा आ रहा है मैसेज, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट एक डाल दिया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और सेव कर दूँ और फिर सबमिट को दबाऊँगा तो ये सबमिट हो जाएगा। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने action.php कोई फाइल ही नहीं बनाई है इसलिए, ठीक है, तो इससे आप कन्फ्यूजन मत लीजिए। लेकिन अगर मैं इसमें रिक्वायर्ड कर दूँ, अगर मैं इसमें रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट डाल दूँ तो ये यूज़र का फॉर्म तब तक नहीं लेगा जब तक ये इसके अंदर भरेगा नहीं। एक बार भर लेगा कुछ भी डाटा, सबमिट करेगा, तब सबमिट होगा। तो यहाँ पे हमारा ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कई जगह पे काम आता है। आप सभी इनपुट के अंदर इसको कंपलसरी कर सकते हैं कि भाई इनमें से हर फील्ड को आपको भरना है। तो ये एट्रीब्यूट जो है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इनपुट के कौन कौन से एलिमेंट के अंदर काम करेगा, मतलब टाइप जो है, एक तो टेक्स्ट टाइप में काम करेगा, इसमें काम करेगा जिसमें हमने भी किया, आपका सर्च वाले टाइप में काम करेगा, यूआरएल में काम करेगा, टेलीफोन जो मैंने इससे पहले अभी आपको टेलीफोन का उसमें काम करेगा, ईमेल में काम करेगा, पासवर्ड में काम करेगा, डेट पिकर्स जो मैंने टाइप बताया तो उसमें सब में काम करेगा, नंबर टाइप में काम करेगा, चेकबॉक्स, रेडियो और फाइल में भी काम करेगा। तो ये जितने इनपुट टाइप्स हैं उन सभी में मैक्सिमम ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट काम करेगा और आप उसमें लगा के आप अपने फॉर्म को और भी एडवांस बना सकते हैं। स्टेप एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताया था कि स्टेप एट्रीब्यूट क्या करता है। स्टेप एट्रीब्यूट में आप स्टेप्स ले सकते हो, उसके बारे में बता चुका हूँ। आप पिछली वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टेप के बारे में बता चुका हूँ विद एग्जांपल। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट क्या होता है कि ऑटो फोकस का मतलब मतलब ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा। फोकस कैसे होगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 2 इनपुट बना रहा हूँ। एक एग्जांपल, एक तो मैंने यूज़र नेम बना दिया और मान लो कि मैं एक और लेबल दे देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ और मैं इसको कॉपी और द पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको पासवर्ड कर देता हूँ। ओके, सिर्फ मैं आपको फोटो फोकस के बारे में बताने के लिए एक एग्जांपल बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी इनपुट, इस लेबल का इनपुट को इसके नीचे सबमिट से पहले कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टेक्स्ट, क्योंकि मुझे टेक्स्ट नहीं मुझे पासवर्ड डालना है, तो मैं पासवर्ड वाले टाइप को ले लूँगा, आईडी को रख दूँगा पास और यूनेम को भी रख दूँगा पास। ओके, और इसमें भी मैंने रिक्वायर्ड डाल दिया, दोनों चीज़ों में मैंने रिक्वायर्ड डाल दिया। अब ऑटो फोकस का क्या मतलब होता है, अभी आप देखिए। अगर मैं इसमें कर देता हूँ, ये मैं एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, और सॉरी ऑटो फोकस, तो अभी अब देखिएगा मैं इसको सेव करता हूँ तो क्या होता है अभी अपने इसमें। अभी आप देख रहे हैं कि मेरा जो कर्सर है वो पासवर्ड में ब्लिंक हो रहा है और इन सब में एक टूल टिप भी आ रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड लगाया है।
ठीक है। तो इसमें मैसेज ऑटोमेटिकली ब्राउज़र यूज़र को देगा जैसे कर्सर। लेकिन यहाँ पे जो ये जो ऑटो फोकस का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड में ऑटो फोकस डाला, इनपुट टाइप पासवर्ड वाले एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट में मैंने ऑटो फोकस डाला है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कर्सर होगा ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा जहाँ पे आपने ऑटो फोकस दिया है। तो मैंने पासवर्ड में दिया है तो पासवर्ड में आएगा। अगर मैं इस ऑटो फोकस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको डाल देता हूँ यूज़र नेम के उसमें, ठीक है, और मैं सेव करता हूँ, तो अभी देखिएगा आप क्या होगा, मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक हो रहा है और इसको थोड़ा सा फोकस कर रखा है, देखो बोल्ड टाइप का हो गया है ना, यहाँ होगा तो यहाँ बोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया। तो ये होता ऑटो फोकस, ठीक है। और क्रोम की आदत है कि अगर आपका जो वेब पेज अगर इस टाइप का बना है तो ऑटोमेटिक से पासवर्ड है तो क्रोम ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि पासवर्ड बॉक्स है, तो वो पासवर्ड सजेस्टेड पासवर्ड का ऑप्शन भी देता है ना। और यूज़र नेम में जो यूज़र नेम हम कुछ भी डाले होंगे पहले उसको वो ऑटो कर देता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि रिक्वायर्ड और ऑटो फोकस में फ़र्क क्या है और ऑटो फोकस का क्या मतलब होता है। हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिस्ट के बारे में भी बता चुका हूँ कहाँ यूज़ होता है। ऑटो कंप्लीट का मतलब ये होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि ऑटो कंप्लीट का मतलब होता है जैसे कि जो मैं फॉर्म यहाँ बना रहा हूँ, जो भी फॉर्म बना रहा हूँ, आप ऑटो कंप्लीट को अगर ऑन करेंगे, और वो कहाँ होता है, फॉर्म में होता है। फॉर्म में अगर ऑटो कंप्लीट को ऑन रखेंगे, है ना, ये एक एट्रीब्यूट होता है, इसको ऑन वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा कि जो भी आप फॉर्म भरा रहे हैं ना, जो भी फॉर्म भर रहे हैं उसमें हर चीज़ जो है वैल्यू प्रिडिक्ट करने लगेगा ब्राउज़र आपका कि भाई इसमें पहले ये चीज़ें भरी गई थी, आप इसको ऑटो कंप्लीट करना चाहते हैं कि नहीं। इट्स एज़ यूजुअल एज़ दिस वन। जैसे ये देखिए मैंने पहले इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज़ किया था, इसी में अपने ब्राउज़र में ही फॉर्म भरते हुए, तो ये ऑटो कंप्लीट का सजेशन दे रहा है क्योंकि इसको मैंने क्रिएट नहीं किया, ये ब्राउज़र ऑटोमेटिक। तो यही काम जो है ये ऑटो कंप्लीट आपके वेब फॉर्म में या आपके कोड में काम करेगा अगर आप ऑटो कंप्लीट कोड को यूज़ करते हैं तो। ओके, तो यही था पूरा आज का एट्रीब्यूट्स। ये एट्रीब्यूट्स आपका पूरा मैंने कवर किया है और ये एट्रीब्यूट्स जो हैं फॉर्म एलिमेंट्स में इनपुट एलिमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ये बहुत प्ले करता है रोल। आप इसको अभी तक मैंने फॉर्म एलिमेंट्स में जितने एलिमेंट्स बताए, सेलेक्ट एलिमेंट्स हो, सभी में आप प्रैक्टिकल करके देखिए क्योंकि मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी है। प्रैक्टिस करना आपका काम है क्योंकि एट द एंड आप कुछ सीखेंगे तभी आप कुछ बना पाएंगे। तो आप इस जितने एट्रीब्यूट्स मैंने अभी आपको वीडियो में बताए उसको आप हर जगह लगा के देखिए, उसको यूज़ करके देखिए और रिज़ल्ट देखिए कि आपके मशीन पे क्या रिज़ल्ट बाहर आ रहा है। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बना सकता है। और दूसरा, कल मेरे में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था इसलिए कल मैं वीडियो डाल नहीं पाया था, एक दिन लेट हो गया, कुछ रिकॉर्डिंग सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो आई एम गुड नाउ, अभी सब कुछ ठीक है। और आप भी अच्छे से आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। और ऑलमोस्ट हमारा फॉर्म के ऊपर जो हम लोग अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे वो मेरे ख्याल से कल तक ख़त्म हो जाएगा। और अपन आगे फिर जो है थोड़ा सा कुछ और सेक्शन बचे हैं HTML के, जो मेरे ख्याल से इस वीक में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म कर लेंगे पूरा HTML और फिर हम CSS के सफ़र पे दौड़ना चालू करेंगे। तो मैं चाहता हूँ CSS में दौड़ने से पहले आप HTML को शुरू से लेकर अच्छे तरीके तक एक बार रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि CSS में आते वक्त आपको वापस वो चीज़ों पे वापस ध्यान देना है जो अपन कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैंने शुरू में भी बोला था कि HTML जब आप कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए और डेली प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट 1 घंटा निकालिए, है ना। और कमेंट करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, लाइक करिए। और क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे मोटिवेशन भी उतना मिलता है और मुझे अच्छा लगता है ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपको बना के दे सकूं। और कोई आपको और एक्स्ट्रा कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताइए, तो मैं उस पर भी
एक अलग से प्लेलिस्ट लेके आऊँगा इसी चैनल में, और उस पर भी अपन काम कर सकते हैं। ओके, तो अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। डू सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।